हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन जो आपको 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं H1 व H2 की ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं। मतलब दो वस्तु है, जैसे एक मार्कर ले लिए और ये इसका ये ढक्कन हो गया, दो एक कैप हो गया, यानी कैप दोनों को हम एक साथ गिरा रहे हैं। एक H1 हाइट एक H2 हाइट, दोनों ठीक है। अब जब गिराएंगे तो इसकी टाइमिंग अलग होगी, यानी ये T1 टाइम पे गिरेगा और ये T2 टाइम पे गिरेगा। तो उसका जो T1 और T2 है, जो गिरने का अनुपात है उसका टाइम का, वही हमको रेशियो फाइंड करनी है। तो ठीक है, देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, एक है H1 हाइट पे और एक है H2 हाइट पे। इसकी टाइम T1 है और इसकी टाइम T2 है। तो हमको फाइंड करना है T1 बाई T2। इसी रेशियो को हमको फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, तो हमने दूरी सूत्र S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो जो AT स्क्वायर है, जो ए एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उसके लिए एक्सेलरेशन यूज ना करके हम जी का यूज करते हैं, जो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो ये जो ए है, इसको हम क्या करते हैं, जी करते हैं। यही थोड़ा सा फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, माइनर चेंज। तो ठीक है, तो जो एस है ये क्या है, हाइट है, मतलब यानी कि डिस्टेंस है। तो हाइट भी क्या है, एक तरह की डिस्टेंस है। तो H1 हाइट के लिए हम देखते हैं। तो U है, यानी पहले जो क्या है, ये हमारा U 0 होगा। 0 क्यों होगा कि जब हम ऊंचाई पे ले जाएंगे किसी वस्तु को, पहले हम रोकेंगे तब तो गिराएंगे। तो जो पहले रुका हुआ वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी U की वैल्यू है। तो U हो गया 0। तो ये U अगर 0 होगा, जिसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, हम ये पोर्शन तो हमारा 0 हो जाएगा दोनों के लिए। तो बच जाएगा 1/2 जी, और जो T है तो टाइम T1 टाइम के लिए लेते हैं, तो T1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम H2 के लिए क्या करेंगे हम, U 0 है तो फर्स्ट पोर्शन 0 हो जाएगा। इसमें तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस जी T2 स्क्वायर। ठीक है, अब H1 बाई H2 का रेशियो देखते हैं। H1 बाई H2, यानी H1 की जगह वैल्यू रखेंगे H1 की, तो H1 की वैल्यू है हाफ जी T1 स्क्वायर बाई हाफ जी T2 का स्क्वायर। ठीक है, और हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, T1 बाई T2। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम कोष्ट में करके दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब इधर बच गया H1 H2। अब जो स्क्वायर वैल्यू है, यानी कि T1 बाई T2 की जो स्क्वायर वैल्यू है, इधर हो गया H1 और H2। तो जब इसको हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में वैल्यू आ जाएगी। जब रूट में वैल्यू आ जाएगी तो T1 और T2 तो ही हमको फाइंड करना था, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या आ गया, रूट ओवर H1 बाई H2, यानी करनी में H1 बटे के H2। तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है। वो दूरियां तय कर रहा है, क्या है, गतिमान पिंड। यानी एक पिंड है वो गतिमान है, यानी कि v वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, गति को तय कर रहा है। अब समय के वर्ग के अनुसार अब क्या कर रहा है, यहाँ समय का वर्ग चल रहा है। यानी ठीक है, अगर वेलोसिटी 1 है तो वर्ग पे अगर टाइम 1 सेकेंड है तो ये वर्ग में चल रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर ये 2 चल रहा है तो इसके वर्ग में अगर 2 चलने में ये 2 सेकेंड लेगा तो 2 का स्क्वायर में चलेगा, यानी 4। इस तरह से चल रहा है वो। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से चल रहे। तो क्या है, अब ये बोला अनुक्रमानुपाती, यानी भी अनुक्रमानुपाती है T स्क्वायर का,
यानी समय के वर्ग का। तो पिंड का त्वरण है, अब त्वरण बताना है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है कि समान है कि त्वरण 0 है, ये बताना है हमको। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रहेंगे। जब यह सीधे सीधे वैल्यू रहेगी यानी अनुक्रमानुपाती के डायरेक्ट, डायरेक्ट कहने का मतलब है कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कहने का मतलब जैसे f हो गया, ये डायरेक्ट है 1/x², इस तरह से। तो ये डायरेक्ट है नहीं, ये फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। तो जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है, ये सीधे सीधे है, तो जब ये सीधे अनुक्रमानुपाती बोलेगा तो जो त्वरण होगा यानी जिस चीज़ का भी वैल्यू पूछेगा वो क्या बोलेंगे उसको कि वह समान है। समान कहने का मतलब क्या है कि वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब होता है समान है, मतलब बदलेगा नहीं, भले कितनी भी स्पीड चले, कितना भी समय स्क्वायर में चले, क्यूब में चले, वह अगर अनुक्रमानुपाती है तो क्या करेगा, त्वरण हमेशा कांस्टेंट रहेगा, समान। तो समान कहने का मतलब क्या है यहाँ से कि हर जगह समान मतलब बदलेगा नहीं। तो बदलेगा नहीं तो इसके लिए एक परफेक्ट वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं नियत। एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि जब लोगों की नीयत खराब हो जाती है, नीयत खराब है यही वाली जो उनकी कांस्टेंट वैल्यू है जिस पे वो फोकस करते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, लगते हैं काम को अपने दूसरा तरह का अंजाम देने, उसी को बोलते हैं कि उनकी नीयत खराब हो गई है। तो वही होगी, यानी वो कांस्टेंट, वो बंदा कांस्टेंट नहीं है। तो यानी कि यही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी अनुक्रमानुपाती होगा तो जो भी चीज़ का पूछेगा अगर नेचर, तो वो कैसा है, नियत है यानी कांस्टेंट। ठीक है, अगर अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती यही बोले थे हम, 1/x² वाली जब वैल्यू रहेगी यानी जब फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, इसका मतलब होता है कि अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी ये प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस करने का मतलब जब इनकी ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, जब इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये उल्टा सीधा चलता रहता है। अगर इस वाले की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, ये बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर ये घटाएंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इसीलिए बोलते हैं ये नियत रहेगा, और ये नियत नहीं होता है, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ये नियत वाली है जो कांस्टेंट, नियत वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है यदि त्वरण 10 मीटर सेकेंड हो और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड की मान। अब देखिए एक्सेलरेशन 10 है और टाइम भी 10 है। एक्सेलरेशन यानी इसको बोलते हैं त्वरण, त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय कितना है, समय इसका 10वें सेकेंड। अब कोई बोलेगा ये कैसे समय दिया है 10वें सेकेंड, तो बस यही क्वेश्चन ट्विस्ट है। 10 सेकेंड यार तो कोई बात नहीं है, अब क्वेश्चन ट्विस्ट है। अब यह पूछ रहा है कि पिंड द्वारा चली गई दूरी है, तो दूरी देखते हैं। दूरी यानी यस बराबर हम पढ़े हैं ut + ½ at²। ठीक है, विरामावस्था, पहले वो बोला था कि जो पिंड है किस अवस्था में है, विरामावस्था। विरामावस्था बोले तो रेस्ट, माने वह आराम कर रहा है, उसका मतलब यह है कि वह रेस्ट कर रहा है। जब रेस्ट करेंगे तो क्या होगी, हम हिले डुलेंगे नहीं, बिल्कुल ना मोशन करेंगे ना गति करेंगे, एक जगह रुके में तो हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन 0, यानी वेलोसिटी भी 0, डिस्टेंस भी 0, एवरीथिंग दैट प्लेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विरामावस्था में है, यानी विरामावस्था में रेस्ट में है, तो जब रेस्ट में रहेगी तो उसकी पहली जो u होती है, पहली जो वेलोसिटी उसको u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब ये 0 हो जाएगी, हमने ये फार्मूला पढ़ा है s वाले के, तो ये विरामावस्था है तो ये u 0 हुई, तो अगर समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई 0 से करते हैं किसी चीज़ में तो 0 हो जाता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो बचा क्या, 1/2 at²। अब देखिए यहीं पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ये जो at² है तो टाइम तो 10 सेकेंड दिया रहता तो t² चलता, ये फॉलो करते हैं हम, लेकिन 10वें सेकेंड है तो 10वें सेकेंड है तो उसके लिए क्या ट्विस्ट हो जाता है यहाँ पे
जो टाइम हम यहाँ टी स्क्वायर लिख रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब माइनस करते हैं, यानी इसको आगे लाके मल्टीप्लाई करके एक माइनस करते हैं, फिर एक्सेलरेशन में ये करते हैं। ये किसके लिए होता है? दसवें। जो दसवें दिया है, कहने का मतलब एक संख्या है, पहले सेकेंड, फिर दूसरे सेकेंड में क्या हुआ, फिर तीसरे सेकेंड में, चौथे सेकेंड में। कोई ये नहीं बोला कि 4 सेकेंड में कितना चला, बोला चौथे सेकेंड में कितना चला। ये बस सिर्फ उस सेकेंड का पूछ रहा है, सिर्फ 10वां सेकेंड का। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वें, 9वें सेकेंड तक क्या हुआ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें 10वें सेकेंड का देखना कि 10वें सेकेंड में वो कितना चला था। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 2t माइनस 1 इंटू ए। तो ठीक है, हमने पहले ही बताया कि अगर विरामावस्था में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो s इक्वल टू क्या वैल्यू बची, 1/2 2t माइनस 1, तो 2 हुआ, और t की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10वां, तो यही है 10वां, यहाँ पे लिख देंगे -1 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 10। अब ठीक है, ये देखिए 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना के 20, 20 माइनस 1 19 होता है, और 19 से मल्टीप्लाई बाई 5, 19 पाँचे 95 मीटर। तो कितना चला पिंड, 95 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है कि एक वस्तु एक समान त्वरण से गति करते हुए 6 सेकेंड में 84 मीटर और 11 सेकेंड में 264। ठीक है, वो 6 सेकेंड में 84 मीटर, 11 सेकेंड में 264 मीटर जा रहा है। ये टाइम है सेकेंड वाली। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, 6 सेकेंड और 11 सेकेंड। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक गति क्या है। हमने प्रारंभिक बोलते ना, जो विरामावस्था वही वाली थी, यानी ये वाला बताना है हमको, u0 नहीं, u की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं कैसे u की वैल्यू कैसे आएगी। अगर हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखते हैं, तो हमारे पास a की भी वैल्यू नहीं है, t की वैल्यू है, लेकिन u की भी वैल्यू नहीं है। तो दो u और t दोनों साथ में आएगा, पहले में भी और सेकंड वाले में, तो 2 इक्वेशन बनेगा, उसको हम सोल्व करेंगे, हमारी u की वैल्यू आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट होगा। तो ठीक है, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फर्स्ट वाले के लिए रख रहे हैं। ठीक है, यानी कि s1 के लिए, s1 के लिए जब रख रहे हैं हम, तो ये s1 क्या है, दूरी है, तो दूरी दिया है 84, तो यहाँ पे हमने रख लिया 84। यू टी, यू टाइम कितना है, 6 सेकेंड, 6 हो गया, 1/2, ए की वैल्यू नहीं पता है, सेम एज इट इज, 6 की वैल्यू 6 स्क्वायर, यानी 36 हो जाएगा। ये हो गया 36, मल्टीप्लाई में 2 से कट जाएगा, ये 18 दूना के 36। अब देखिए 6u और 18a, इसमें से हम 3 कॉमन कर दे रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, बच जाएगा 2u प्लस 3 छक्का 18, 6a। अब यहाँ हो गया 84। अब ठीक है, देखिए अब 3 से इसको डिवाइड करें कितना टाइम्स में, 3 दूना के 6, बच गया 2, 24, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24। ठीक है, यानी पहला इक्वेशन आ गया 2u प्लस 6a इक्वल टू 28। पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण, इस समीकरण को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, आसानी होगा। मैंने इसको पेस्ट कर दिया थोड़ा सा ऊपर, 2u प्लस 6a इक्वल टू 28, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड वाला को देखते हैं, सेकेंड क्या बोल रहा है, ये 11 सेकेंड वाला। सेम रखेंगे, डिस्टेंस दिया है 264, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू
और टाइम दिया है 11 प्लस हाफ। ए टी स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं है, टी स्क्वायर यानी 11 इंटू 11। अब देखिए 11 11 दोनों को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच गया u प्लस 11 एक 11 बच जाएगा, अब बाई 2 ये वैल्यू बच गई। इधर हो गया 264, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 11 दूना का 22, 4 बचा 44, यानी 11 चौका 44। यहाँ पे आ गई 1 प्लस 11a/2 इक्वल टू 24, ये दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब लंबा करके हम ये कंपेयर करके लंबा करके सोल्यूशन नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल कंपेयर करेंगे एकदम स्मार्ट वर्क की तरह। बोलते हैं ना आजकल स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि 21वीं सदी का ज़माना है, थोड़ा अपडेट रहना है। तो 1 प्लस 11a/2 इक्वल टू 24 सेकेंड। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करके। वैल्यू कैसे पुट करना है, अब हम इसमें सोचेंगे कि अब u की क्या वैल्यू रखें और a की क्या वैल्यू रखें कि हमारा जो रिजल्ट है वो 28 आ जाए। ठीक है, तो रख के देखते हैं। हम रखते हैं 4 और u की वैल्यू रखते हैं 2। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 दूना का 4, ये वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ पे 4 रखा, तो 4 छक्का 24, ऐड करना है 24 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। फर्स्ट वाले समीकरण में तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई। अब सेकंड वाले में देखते हैं, वही वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब ये आंसर होगा। अगर a बराबर यहाँ 4 रखते हैं तो 11 चौका 44 और 2 से कट जाएगा, कितना बार में 22 बार में, 22 बार में 22 आ गई। अब यहाँ u की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 रख दिए, तो 22 और 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 22 2 कितना आ गया 24, यानी हमारी जो ये दोनों वाली वैल्यू है क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर जा रही है। तो हमको u की वैल्यू बतानी थी। ठीक है, u की वैल्यू तो कितना है 2, तो u की वैल्यू हम लिख दिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर पॉइंट ला के 0 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन में अगर इस तरह से भी दे तो घबराना नहीं है, बिल्कुल इसकी वैल्यू उतना ही होती है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन बोलता है कि एक समान गति के लिए, अब एक समान गति के लिए हमको बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा सही समान गति के लिए। ठीक है, समान गति के लिए। ठीक है, अब समान गति के लिए, अब समान गति कहने का मतलब क्या है कि एक बार में जितना गति करेगा, माने चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के गति से, आज चल गया कितना 20 मीटर। ठीक है, अब अगला 2 मीटर से, अब फिर अगले टाइम में जब चलेगा 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो फिर अगले में क्या चलेगा, वो सेम अगले में ही चलेगा, वो उतना ही दूरी चलेगा। ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा है, यानी 2 मीटर में चला फिर ये, यानी कि पहले सेकंड में चला 20, तो दूसरे सेकंड में भी चला 20, दोनों का मिला के कितना चला तो 40। माने ऐसे ही हर 2 मीटर में, हर 2 मीटर पर सेकंड की गति में हर अगला वो 20 मीटर जाएगा। तो वही वैल्यू पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं समान गति। तो देखते हैं ये बाई ऑप्शन, देखते हैं इसको। ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं, दूरी बराबर समय गुणे चाल। ठीक है, तो हमको जब भी देखेंगे तो समय और चाल का ये ग्राफ देखना है। यहाँ रहेगा नीचे समय, जिसको एक्स एक्सिस पर दर्शाते हैं, और वाई एक्सिस पे क्या दर्शाते हैं, चाल को, यानी भी को, यानी टी को। ठीक है, तो पहले वाला में दिया विस्थापन समय ग्राफ। अब इसमें भैया बताइए विस्थापन से क्या मतलब है।
कोई है मतलब विस्थापन से? नहीं। तो ऑप्शन 1 ऐसे ही खत्म। विस्थापन से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, दूरी से मतलब है हमें। ठीक है, विस्थापन दूरी में अंतर होता है। दूरी मतलब दूरी बड़ी भी हो सकती है, जैसे बड़ी का मतलब दूरी बड़ी होती ही है। और ये विस्थापन क्या है? विस्थापन भी दूरी ही है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। लेकिन दिक्कत क्या है? दूरी कभी जीरो नहीं होगी। कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, यदि हम इस छोर से चले पूरा एक चक्कर मार के फिर उसी छोर पे आके खड़े हो गए, बोले कि हमने कुछ नहीं किया, जहाँ थे वही आ गए। अरे जहाँ थे वही आ गए मतलब घूम के आए तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब हमारा विस्थापन जीरो हो गया, क्योंकि हमने विस्थापित किया हुआ ही नहीं है, तो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब दूरी क्या हुई? दूरी कभी जीरो होगी नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम जितना चले वो पूरा काउंट होगा। पूरा हम चले इतना किलोमीटर, इतना 1000 किलोमीटर, फिर आगे उसी छोर पे, तो डिस्टेंस हमारा ऐड होगा ना। ठीक है, यहाँ से हम चले 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर वापस आए, हम बोले कि कहीं नहीं गए। अरे चले भैया, 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर क्या गए, आए भी, टोटल 10 किलोमीटर चले। हमारा विस्थापन करने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम गए फिर वापस आ गए। तो मतलब पहले पोजीशन से जो फाइनली वापस आ गए फिर उसी पोजीशन पे, तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक ही जगह पर हो गया ना, इसलिए क्या हो गया? वो जीरो हो गया। माने v और u की वैल्यू सेम होती है, तो v माइनस यू इक्वल टू जीरो, उसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन जीरो हो जाता है और दूरी कभी जीरो नहीं होता है, यही दोनों कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब समान दूरी के लिए क्या होता है? ये जो समय है, तो जो ये समान गति के लिए ये समय के समानांतर होना चाहिए। जो गति होगी किसके समानांतर होगी? ये जो x एक्सिस पे समय है इसके क्या होगी? समानांतर होगी, यानी पैरेलल होगी। अगर हम इसको a लेते हैं, b लेते हैं, इसको हम l लेते हैं, m लेते हैं, तो जो क्या होगा? ए बी पैरेलल टू एल एम। ठीक है, मैथ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये होना चाहिए। तो ये बात किस में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है चाल समय ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, यानी समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा दिख रही ना? सीधी, ये टेढ़ी है? बिल्कुल सीधी है। तो यही सीधी रेखा किसको दर्शाती है? समान गति के लिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब कोई सोचेगा ऑप्शन सेकंड क्यों नहीं बताया? तो ऑप्शन सेकंड में दिया था चाल समय ग्राफ में समय अक्ष झुकी हुई एक सीधी रेखा। हमको झुकी हुई रेखा से क्या मतलब? ये झुक गई तो कभी समान होगा? यानी यहाँ से बढ़ते ये जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समान होगा नहीं, इसलिए हमको झुकी रेखा का बात नहीं किए। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है एक रेलगाड़ी प्रथम 30 मिनट 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, फिर 40 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक ही दिशा में चलती है, तो रेलगाड़ी का औसत वेग है। अब देखिए क्या है औसत वेग? बोला 30 मिनट तक, 30 मिनट, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है औसत वेग, यही लिख देते हैं औसत वेग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी अब बटे में कुल समय, माने दोनों का हम दूरी निकालेंगे और दोनों का कितना समय लगा उसको निकालकर हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, औसत वेग निकल जाएगा। तो कुल दूरी, अब एक हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? चाल गुणे समय। तो चाल है 30 और समय भी है 30, लेकिन ये मिनट में है, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर घंटा में, तो इसको भी घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। 30 दूना का 60 और 2 से 15 बार में, तो इसका आ गया 15 किलोमीटर। ठीक है, पहले वाला का। अब बोल रहा है 40 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेकेंड वाला दिया है 40 मिनट और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी भी दूरी निकाल लें। दूरी बराबर
40, 4 गुणे समय, तो 4 हो गया, समय हो गया 40, इसको भी घंटा बदल देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2, 2 तिहाई 6। अब 40 दूना का 80, अब बटे में 3, इतना किलोमीटर इसका हो गया। अब बोला है कुल दूरी और कुल समय, तो पहला में समय लगा है 30 मिनट, 30 मिनट प्लस करेंगे, कुल समय निकाल रहे हैं, दूसरा में लगा है 40 मिनट। ठीक है, ऐड कर देंगे। लेकिन ये सारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, समय को घंटा में बदलेंगे। तो 30 मिनट है, यहाँ पे घंटा में बदलते हैं पहले ही। 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड, कट गया 2/3 और 30 दूना के 60, 1/2। अब ये देखिए 1/2 और प्लस 2/3 ऐड करेंगे, 3 हो जाएगा और प्लस 4/6, यानी कि 7/6 घंटा। ठीक है, अब हमको औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला में देखें कुल दूरी, तो कुल दूरी भी निकलना, हमारे पास कुल समय आ गया। तो कुल दूरी देखिए, पहली दूरी है 15 किलोमीटर और दूसरी दूरी है 80 किलोमीटर, ये दोनों दूरी है। अब दोनों दूरी के हम निकालेंगे, ऐड कर देंगे 15 और 80/3, कुल दूरी, कुल दूरी 15 और प्लस 80/3, 15 तिया 45 और प्लस 80/3, 5 8 4 12, 125/3 किलोमीटर। और कुल समय कितना था, कुल समय आया था 7/6 घंटा, यह आया था। अब औसत निकालेंगे इसका, औसत बराबर किसका औसत है, तो वेग का। कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है 125/3, अब बटे में 7/6, 6 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 7 नीचे। ठीक है, 3 दूना का 6, कितना हो जाएगा इसका 250/7, डिवाइड करेंगे, 7 तिरिका 21, 4 बचा 40, 7 5 35, 5 बचा 0, 7 7 49 और 1, इतना किलोमीटर वेग है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका है समय। अब एक कार है, ये कार B है और ये कार A है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कार हैं। अब बोल रहा है कि अब इनके बारे में कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो देखिए, अब देखने से क्या लग रहा है, B कितनी दूरी तय कर रहा है, A से कम तय कर रहा है, A से क्या कर रहा है, A से कम तय कर रहा है दूरी। A का जब भी होगा ज़्यादा, अगर इसका मान लेते हैं, इसका मान ले 50, इधर हो गया 100। ठीक है, तो ज़्यादा कर रहा है। अब यहाँ समय ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मिलाते हैं, यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ पे आ रहा है, हमने जस्ट मान लिया है। कहने का मतलब क्या है, ये कम समय में ज़्यादा दूरी जा रहा है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा दूर, तो कम समय में ज़्यादा दूरी पे जाएगा, तो A का क्या होगा, A का वेग अधिक होगा किससे, वेग B से अधिक होगा। तो ये बात जिसमें दिया होगा वही क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये बात किस में दिया है, ये बात ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, कार A का वेग कार B से अधिक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो वेग A क्या है, वेग B से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 125 मीटर तक जाकर वापस प्रक्षेपण के स्थान पर 5 सेकंड के
उपरांत आती है तो वस्तु का औसत वेग था। हमने औसत वेग अभी बताया। औसत वेग का क्या फॉर्मूला बताया? औसत वेग बराबर कुल दूरी, कहीं कुल दूरी लिखा रहेगा और कहीं पे लिखा रहेगा कुल विस्थापन, एक ही बात है, कुल विस्थापन या दूरी। ठीक है, एक ही बात करने का मतलब कि ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट हमारा किससे है? डिस्टेंस से है, डिस्टेंस से टोटल लेना है। यहाँ पे है कुल समय। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली सीधे 125 मीटर वो ऊपर जा रहा है और 125 मीटर वो नीचे की तरफ आ भी रहा है। माने 125 मीटर यानी हमने क्या किया? कोई बॉल को थ्रो किया ऊपर, ये कितना गया? 125 मीटर। वह गया भी 125 मीटर और आया भी 125। और टोटल समय कितना लिया? समय लिया वो 5 सेकेंड। टोटल समय लिया 5 सेकेंड। ठीक है, तो बोला है कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल समय हमारे पास पहले से है, कितना है? 5 सेकेंड। और कुल दूरी हमको निकालना है, यानी कि 125 जब फेंकेंगे तो 125 क्या आएगा? नीचे भी आएगा। तो दोनों क्या करेगा? 125 प्लस 125 यानी दोनों दूरी को हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 250 मीटर। कितना मीटर? 250 मीटर। तो ठीक है, कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी? माने 125 प्लस 125 बराबर 250 मीटर। ये हो गई कुल दूरी। कुल समय दिया हुआ है आपका 5 सेकेंड। ठीक है, तो औसत वेग बराबर कुल दूरी 250 मीटर और बटे में 5 सेकेंड। ये सेकेंड, अब 5 से 5 बार में कट जाएगा और एक जीरो लगा देंगे तो हो गया 50। 50 ऊपर हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है आप एक लाइन में बना सकते हैं, वो भी बिना पेन छुए। 125 जाएगा, 125 आएगा। 125 प्लस 125 कितना हो गया? 250। हमारे पास 5 सेकेंड टाइम है। 250 को क्या करेंगे हम? 5 से डिवाइड कर देंगे। कितना बार में? 50 बार में। सीधे बिना पेन उठाए आप बना सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। यूँ देखें और बना देंगे आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। अब हमें बताना है कि चलती हुई साइकिल का पहिया क्या करता है। ठीक है, अब वो क्या करता है? साइकिल है, अगर पैडल मारेंगे तो क्या करेगा? साइकिल का पहिया घूमेगा। अब इसमें बोलता है पहले ऑप्शन में कि घूर्णन एवं ट्रांसलेशनल गति। अब घूर्णन क्या होता है और ट्रांसलेशनल क्या होता है? घूर्णन का मतलब होता है कि जो गोल गोल घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन, यानी रोटेशनल, यानी वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, घूर्णन गति। अब ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि वो अगर घूर्णन कर रहा है तो कुछ दूरी चल के भी जाता है साइकिल। ऐसा होता है, पेडल मारते हैं, अगर चक्का घूमेगा तो कुछ दूरी जाएगा, वो जाएगा। वो घूमेगा तो क्या करेगा? वो दूरी जाएगा। अगर वह पृथ्वी से टच में है तो उसको कुछ न कुछ दूरी तय करना ही है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल गति। ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन सेकंड ऑप्शन पे पर भी ध्यान देखते हैं। बोल रहा है सिर्फ ट्रांसलेशनल गति मात्र, बोल रहा है बस वो चलेगी। अच्छा ये बताइए, अगर पहिया नहीं घूमेगी तो बस चलने लगेगी? नहीं चलेगी। दूसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत है। थर्ड वाले ऑप्शन में है घूर्णन गति मात्र। अब ये बताइए, अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो उसका सिर्फ घूर्णन गति करेगी, कहने का मतलब बस एक जगह पर वह घूमेगी और वह गति नहीं करेगी, मतलब चलेगी नहीं, ट्रांसलेशनल गति नहीं करेगी। ऐसा कभी होगा? तब तो अगर ऐसा होता, पॉसिबल होता, तो हम लोग दिन भर साइकिल चलाते, कभी कोचिंग पहुंचते नहीं? पहुंचते। ठीक है, इसमें क्या होगा? अगर
अगर साइकिल का जो व्हील है, ठीक है, ये आपका साइकिल हो गई नए ज़माने वाली। अब क्या हो गया कि अगर जब ये रोटेट करेगा तो ये मूवमेंट करेगा इस तरह से, तो क्या करेगा, ये चलते जाएगा, यानी इसे रोटेट करेगा, फिर अगले में फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, यानी इस तरह से क्या करेगा। तो इसी गति को बोलते हैं ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल गति। ठीक है, अगर गोल गोल घूमेगा तो घूर्णन, आगे जाएगा तो ट्रांसलेशनल, तो घूर्णन और ट्रांसलेशनल दोनों होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा कि रोटेशनल करेगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन करेगा तो क्या होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन करेगा तो क्या होगा, और सिर्फ रोटेशनल करेगा तो क्या होगा। मैंने तीनों का तीनों केस बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 वाले में बोल रहा है किसी पिंड या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। अब देखिए, किसी भी वस्तु का वेग परिवर्तन दर के हिसाब से, कौन सा परिवर्तन, वेग परिवर्तन, यानी कहने का मतलब ये वेग है, परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है दर के हिसाब से, यानी कि इसके बटा में कुछ है, कोई दर है। ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी पिंड या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। कोई भी पिंड है या वस्तु है, उसकी वेग की दर का परिवर्तन बराबर होता है। अच्छा ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा v-u/t। ठीक है, ये जो वेग का परिवर्तन है ये है दर। तो इस क्वेश्चन में जो समय है, ये नहीं बोला कि समय की दर से, समय को छुपा दिया है क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाने के लिए। तो यही है जो वेग का परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा वेग की परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण। इंग्लिश में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। ये किसी पिंड का है यानी किसी वस्तु का है, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑफ अ बॉडी, यहाँ द लगा लेंगे, ऑफ द बॉडी, क्योंकि पिंड है तो द लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करता है। यानी कि एक पिंड है, विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ कर रहा है, मतलब पहले वो क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट मतलब रुका हुआ है, रुका हुआ है, या विराम अवस्था, विरामावस्था। ठीक है, जब विरामावस्था है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। फिर बोल रहा है यदि त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी त्वरण यानी a की वैल्यू 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे बोलता है 16वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी, समय दिया हुआ है 16वें सेकंड, 16 सेकंड दिया है, 16वें सेकंड। देखिए क्वेश्चन यहीं पे घुमा दिया है। 16वें सेकंड जब बोलेंगे तो हम जानते हैं कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ 2t माइनस 1 इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि जब 16वें बोलेगा, 16वें का मतलब पहले सेकंड पे नहीं, दूसरेवें सेकंड पे भी नहीं, तीसरेवें पे नहीं, चौथवें पे नहीं, सीधे 16वें सेकंड में कितना चला वो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं कि 16 सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितना चला, ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। 16वें सेकंड में, यानी 15वें सेकंड तो हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 16वें सेकंड से पता है। तो 16वें सेकंड यानी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे
ये विरामावस्था में है तो u की वैल्यू 0, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, बच गया हाफ 2t, 2 इंटू टी की वैल्यू है 16 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू है 6, 2 से 6 कटा देंगे, 3 टाइम्स में 16 दूनी 32 माइनस 1 31 इंटू 3 3 और 9 यानी कि 93 मीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि इसमें आपको कोई कुछ कमी लग रही है तो हमें कमेंट करें ताकि उस कमियों को सुधारा जा सके और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन तरीका आपके पास लाया जाए जिसको 2024 इंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हो। धन्यवाद।